राधा अपनी सास सरिता और पति गोपाल के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। राधा को पंचायत देखने का बड़ा शौक था। उसके आगे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। एक दिन राधा रसोई में खाना बना रही होती है। तभी राधा को अचानक से याद आता है कि आज गांव में एक पंचायत है और वो चूल्हे पर सब्जी चढ़ाकर पंचायत देखने के लिए चली जाती है। तभी उसकी सास सरिता दूध लेकर रसोई में आती है और देखती है कि सारी सब्जी जल चुकी है। राधा, ओ राधा बहू, कहाँ मर गई तू? जल्दी से मेरे पास आ, तुझे बताऊं मैं अभी। गोपाल बेटा, राधा बहू को देखा है तूने? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। बहुत दुखी कर रखा है उसने मुझे। नहीं माँ, मैंने नहीं देखा। मैं तो कब से यहाँ पे लकड़ियाँ काट रहा हूँ। वो घर से बाहर ही नहीं आई। लेकिन उसने ऐसा क्या कर दिया जो आप उसे इतने गुस्से में ढूंढ रही हो? बेटा, मैं उससे बहुत परेशान हो गई हूँ। कभी कभी सारे काम अच्छे कर लेती है, कभी कभी सारा काम बिगाड़ देती है। इतनी जोर से भूख लगी थी, सोचा था घर जाके खाऊंगी, लेकिन जब यहाँ आकर देखा तो बहू सब्जी चूल्हे पे चढ़ाकर गायब है। सारी सब्जी जल गई है। माँ, अगर आप गुस्सा ना करो तो मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कहाँ होगी। इसका मतलब तुझे पहले से पता था कि वो कहाँ गई है, लेकिन तूने मुझे बताया नहीं। नहीं माँ, मुझे नहीं पता। वो तो मैं अंदाजा लगा के बता रहा हूँ। वो क्या है ना, जब भी हमारे गांव में पंचायत होती है ना, तो वो सारा काम धंधा ना बिगाड़ती रहती है। तो मुझे लगता है शायद वो वहीं जाती होगी। आप एक काम कीजिए, आप जाकर देख लीजिए। अगर सच में बहू वहाँ दिख गई ना, अगली पंचायत हमारे घर में होगी। सरिता इतना कहकर पंचायत होने वाली जगह पर अपनी बहू को देखने के लिए जाती है, लेकिन राधा ने तो घूंघट ले रखा था, इसीलिए सरिता उसे देख नहीं पाती। लेकिन राधा उसे देख लेती है और तुरंत वहाँ से भाग जाती है। घर पहुंचकर पीछे के दरवाजे से रसोई के अंदर चली जाती है और सरिता के लौटने से पहले ही वो दूसरी सब्जी बनाकर तैयार कर देती है और बाहर जाकर अपने पति से बोलती है, आप लोग आज पूरा दिन काम ही करते रहेंगे या खाना भी खाएंगे? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। तुम घर के अंदर से कहाँ से आ रही हो? तुम तो घर पे थी नहीं। घर में नहीं थी तो क्या बाहर गई थी? आप क्या दिन में सपने देखने लगे हैं? मैं दिन में सपने नहीं देख रहा हूँ, बल्कि तुम्हारी सास तुम्हें ढूंढते हुए आई थी। उनका गुस्सा ना 7वें आसमान पे था। मुझे लगा तुम पंचायत देखने गई होगी, तो मैंने माँ को वहीं भेज दिया। अच्छा हुआ तुम घर पर हो। सरिता लौटकर घर जाती है और अपनी बहू को अपने बेटे से बातें करते हुआ देखकर उसके पास जाकर बोलती है, तू कहाँ गई थी पहले ये बता। मैं कब से तुझे ढूंढ रही हूँ। सब्जी चढ़ा के गायब ही हो गई, सारी सब्जी जल गई। माँ जी, मैं छत पर गई थी। आम काट कर सुखाने के लिए डालना था, अचार के लिए। मैंने सोचा मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन टाइम लग गया, इसीलिए सब्जी जल गई। अब मैं नहीं जाती तो आपको करना पड़ता ना माँ जी, और मैं आपको काम करते नहीं देख सकती हूँ। मुझे तुझ पे विश्वास नहीं है कि तू छत पे थी। हो सकता है कि तू झूठ बोल रही हो, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैंने तुझे इतनी आवाज लगाई, तुझे मेरी आवाज जरूर सुनाई देती। माँ जी, मैंने कान में ईयरफोन लगा रखे थे। आपको तो मेरी आदत का पता है ना कि मुझसे बिना गाने सुने काम नहीं होता है, इसीलिए नहीं सुनाई दिया होगा। अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो आप छत पर चलकर देख लीजिए कि मैंने धूप में आम सुखाने के लिए काट कर डाले हैं या नहीं। राधा अपने बेटे और बहू को लेकर छत पर जाती है और देखती है कि वहाँ सच में आम पड़े होते हैं। ये देखकर उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है और वो राधा से कुछ नहीं बोलती, बल्कि नीचे आकर आराम से खाना खा लेती है। जिस पर राधा अपने मन में बोलती है, आज तो मैं बाल बाल बच गई, वरना दूसरों की पंचायत देखने के चक्कर में मेरे घर पर पंचायत लग जाती। आगे से मुझे बच बच कर रहना पड़ेगा। अच्छा हुआ सुबह किसी ने मुझे धूप में आम डालते नहीं देखा, वरना ये झूठ भी काम नहीं आता। राधा को पंचायत देखना बहुत पसंद था। गांव में जब भी पंचायत बैठती थी, वो अपना सारा काम छोड़कर वहां पहुंच जाया करती थी। उसके परिवार वाले ये बात अच्छे से जानते थे, लेकिन कभी पंचायत में देखा नहीं था उसे, तो उन्हें समझ में नहीं आता था कि उन्होंने सुना तो है, लेकिन वो सही है या नहीं है। दिन यूं ही गुजरते हैं। तभी एक दिन उसकी पड़ोसन कमला उनके घर आती है और सरिता से बोलती है, सरिता बहन, आज मैं आपको कल की पंचायत के लिए बुलाने आई हूँ। कल मेरी बहू को लेकर मैंने पंचायत बैठाई है। अब मैं अपनी बहू का चाल चलन और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। देख कमला, मैं तो तुझे यही कहूँगी, तू अपने घर की बात अपने घर में ही रख, उसे पंचायत तक लेके मत जा। बिना बात की गाँव वालों के सामने तमाशा बनेगा। सरिता, तू चाहती है कि मैं तमाशा बनने के डर से मैं पंचायत में ना जाऊँ, चुप रहकर अपनी बहू की पंचायत में उसका साथ देती रहूँ? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब है तू अपनी बहू को प्यार से बोल दे। अगर वो तेरे बेटे को पसंद नहीं करती तो उसे छोड़ दे। जिसको पसंद करती है उसके पास जाके रहे। ऐसे तेरे घर में ही बात रहेगी और सब कुछ ठीक भी हो जाएगा।
अरे सरिता, तुझे क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी क्या? लेकिन वो इतनी कमीनी औरत है कि मानने को तैयार ही नहीं है। अगर मुझे उससे छुटकारा मिल जाता तो मैं गंगा नहा लेती। अच्छा एक बात बता, तू तो बोल रही थी कि एक दिन उसने अपने सारे गुनाह अपने मुंह से माने थे और तूने उस लड़के की फोटो भी ले ली थी उसके साथ। वो सारे सबूत है ना, जमा कर लियो और सरपंच जी को दिखा दियो। कहाँ से दिखा दूँ? उसने मेरा फोन उसी दिन मुझसे छीन लिया और अपनी अलमारी में छिपा लिया। अब दे ही नहीं रही है, हमेशा उसमें ताला मार कर रखती है। अगर वो फोन मिल जाए तो फैसला हमारे हाथ में होगा। कमला और अपनी सास की बातें राधा सुन रही होती है, जिसके बाद वो मौका निकालकर कमला के घर जाती है और देखती है कि उसकी बहू अलमारी खोलकर कपड़े रख रही होती है। वो कुछ देर खिड़की पर खड़ी होकर ये सब देखती है और जैसे ही कमला की बहू अपनी अलमारी बंद करके चाबी छुपा कर जाती है, राधा तुरंत चाबी लेकर छानबीन करना शुरू कर देती है और उसे कमला का फोन हाथ लग जाता है। वो तुरंत वो फोन लेकर अपने घर आ जाती है। अगले दिन वो अपनी सास से बोलती है, माँ जी, आप यहाँ आराम से बैठी हैं। आज तो कमला आंटी के घर पंचायत रखी गई है ना, आप चलेंगी नहीं क्या? नहीं बहू, मैं नहीं जाऊंगी। मुझे किसी लड़के की इज्जत उछालना अच्छी नहीं लगती है। अगर वहाँ गई और कुछ बोला नहीं तो कमला को बुरा लगेगा। इससे अच्छा जाओ ही मत। बोल दूंगी मुझे काम था। माँ जी, ये बात बहुत गलत है। वो आपकी सहेली है, आज उनको आपकी मदद की जरूरत है। अगर आप उनकी मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा? मुझे अच्छे से पता है कि तू ये भाषण क्यों दे रही है, क्योंकि तुझे उसके घर की पंचायत देखनी है ना, वरना तेरा खाना कहाँ हजम होगा। तू कहीं नहीं जाएगी, तू घर में ही रहेगी। नहीं माँ जी, ऐसा मत करिए। कमला आंटी अपनी है, अगर उनके तरह से भी लोग खड़े होंगे पंचायत में तभी तो उन्हें हिम्मत मिलेगी। मुझे भी ले चलिए ना। देख, अभी मैं जाने के मूड में नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं गई भी तो तुझे नहीं लेकर जाऊंगी। तेरा वहाँ क्या काम है? वहाँ जाएगी, वहाँ के दाव पे सीखेगी और फिर घर पे आजमाएगी। नहीं माँ जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो बस इसीलिए जाती हूँ क्योंकि मुझे पंचायत देखना अच्छा लगता है। वहाँ जाओ तो कुछ अच्छा सीखने को भी मिलता है। बोला ना, नहीं मतलब नहीं, जाके अपना काम कर। अब मैं माँ जी को कैसे समझाऊं कि अगर मैं नहीं गई पंचायत में तो कमला आंटी के बेटे को कौन निर्दोष साबित करेगा? जो सबूत मेरे पास है वो किसी और के पास नहीं। मुझे कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। राधा अपने कामों में लग जाती है। बहुत सोचने के बाद सरिता अपने बेटे गोपाल को लेकर पंचायत चली जाती है और राधा को नहीं ले जाती, लेकिन राधा हार नहीं मानती। थोड़ी देर बाद वो भी पंचायत पहुंचती है और देखती है कि कमला की बहू उन पर झूठा इल्जाम लगा रही है। तभी वो सरपंच के पास जाती है, फोन की वीडियो दिखा देती है, जिसे देखने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। पंचायत कमला के हक में फैसला सुनाती है। राधा की छोटी सी मदद से कमला को अपनी दुष्ट बहू से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। सुमन की शादी पटना जिले के छोटे से गांव में होती है। सुमन बहुत ही सुंदर थी, लेकिन वो सुंदर होने के साथ साथ वो बहुत ज्यादा दयालु भी थी। सारी विधि विधान के साथ उसका गृह प्रवेश होता है। शादी के अगले दिन सुमन की सास सरला उसको बहुत ही सुंदर साड़ी देती हुए कहती है, ये ले बहू, ये हमारी पुश्तैनी साड़ी है। माँ जी, इस साड़ी का रंग कितना प्यारा है। इतनी सुंदर साड़ी पहले के जमाने में मिलती थी क्या? हाँ बहू, ये साड़ी मेरी सास को उनकी सास ने दी है और मेरी सास ने मुझे। अब मैं तुझे दे रही हूँ और तू अपनी बहू को दियो। बहुत सुंदर साड़ी है माँ जी। सरला सुमन को पुश्तैनी साड़ी के बारे में बता ही रही होती है। तभी सरला की चंट पड़ोसन विमला वहाँ आती है। बहू, ये कोई ऐसी वैसी साड़ी नहीं है, ये पूरे 100 मीटर की साड़ी है और तुझे ये पहनना पड़ेगा। क्या? 100 मीटर की साड़ी? इस साड़ी को पहनते पहनते तो मुझे पूरा दिन निकल जाएगा, तब भी साड़ी नहीं पहन पाऊंगी। तो क्या हुआ बहू, अब साड़ी दी है तो पहनना तो पड़ेगा ही ना। बस कर विमला, मेरी बहू को परेशान क्यों कर रही है? जब मेरी सास ने मुझे ये साड़ी दी, मैंने भी ये साड़ी कभी नहीं पहनी, बस संभाल के रखा है। बोलो भला, फिर इस पुश्तैनी साड़ी का फायदा है क्या जब इसको पहनना ही नहीं है तो? जरूरी नहीं पुश्तैनी साड़ी को पहना ही जाए, कभी किसी के भले के लिए या फिर किसी के जरूरत के समय काम आ जाएगी। हाँ, देखते हैं तेरी 100 मीटर की साड़ी किस काम आएगी। विमला इतना बोलती है और सुमन की मुंह दिखाई करके सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं और सरला भी सुमन को आराम करने कमरे में भेज देती है। कमरे में जाते ही सुमन अपनी 100 मीटर की साड़ी देखकर खुद से बोलती है, ये साड़ी कितनी प्यारी है,
इसको देखकर मन कर रहा है कि इसको एक बार पहन लूं, लेकिन अकेले इतनी बड़ी साड़ी कैसे पहन पाऊंगी। एक बार तो खोलकर देख लेती हूँ कि कैसी साड़ी है, अंदर की डिजाइन भी देख लूंगी। सुमन को साड़ी देखने का बहुत मन करता है और वो साड़ी खोलकर पहनने की कोशिश करती है। कुछ देर साड़ी पहनने की कोशिश करने के बाद वो थक कर बैठ जाती है और खुद से बोलती है, हे भगवान, ये साड़ी कितनी लंबी है। मैं तो साड़ी लपेट लपेट कर थक गई हूँ, अब इसको समेटने की हिम्मत नहीं है। एक काम करती हूँ, माँ जी को बुलाकर साड़ी समेटवा लेती हूँ। सुमन सरला को आवाज लगाकर अपने कमरे में बुलाती है। सरला कुछ देर बाद उसके कमरे में आती है। क्या हुआ बहू, तुझे कुछ चाहिए क्या? हाँ माँ जी, आपकी थोड़ी सी मदद चाहिए इस साड़ी को समेटने के लिए। हे भगवान, ये साड़ी तूने खोल क्यों दी? तुझे पता है इस साड़ी को समेटने में बहुत वक्त लग जाता है। 2-3 मीटर की साड़ी नहीं है ये, बल्कि पूरे 100 मीटर की साड़ी है। मुझे माफ कीजिएगा माँ जी, पर मेरा मन किया कि एक बार इस साड़ी को पहन लूं। वैसे साड़ी कहाँ से मंगवाई थी? इस साड़ी को खुद पूर्वजों ने बनवाया था, लेकिन इस साड़ी को आज तक किसी ने नहीं पहना, क्योंकि ये बहुत लंबी है। इतनी लंबी कि इसे टेंट बनाकर तैयार हो जाएगा। हाँ माँ जी, इसको देखकर ऐसा ही लग रहा है। सुमन और सरला साड़ी को समेटते हुए बातें करते हैं और कुछ ही देर में दोनों मिलकर साड़ी को समेट लेते हैं। ऐसे ही दिन बीतता है और सुमन अपने ससुराल के सारे काम बखूबी संभाल लेती है। एक दिन सरला की पड़ोसन मालती सरला के घर शादी का कार्ड लेकर आती है। सरला बहन, कहाँ हो आप? अरे मालती, तू यहाँ? हाँ बोल, आज यहाँ कैसे, कोई काम है क्या? नहीं, कोई काम नहीं है। ये मेरी बेटी की शादी का कार्ड है। आप और आपके परिवार को जरूर आना है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम लोग जरूर आएंगे। अगर शादी में किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। सरला बहन, आपने तो पहले ही बहुत मदद कर दी है। आप लोग बस मेरी बेटी को आशीर्वाद देने आ जाना। अरे तू चिंता मत कर। वैसे बारात कहाँ से आ रही है और लड़का करता क्या है? बारात तो अपने लखनऊ से ही आ रही है और लड़का इंजीनियर है। अरे वाह, रिश्ता तो बहुत अच्छा है। अरे तू बाहर क्यों खड़ी है? चल अंदर बैठ, चल चाय पी ले। अरे नहीं, अभी पूरे गांव को काट देना है, फिर कभी। मालती इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। मालती और सरला की सारी बातें विमला सुन लेती है और सरला के घर आती है। मालती आई थी क्या सरला तेरे घर? हाँ, क्यों, क्या हुआ? अच्छा, क्यों आई थी? फिर उस गरीब औरत को किसी चीज की जरूरत पड़ गई क्या? एक तो बेटी की शादी करवा रही है, वो भी औकात से बाहर के लड़के के साथ। पता नहीं कहाँ से चोरी करके दहेज देगी। तू उसके बारे में ऐसा बुरा क्यों बोल रही है? हो सकता है लड़के वालों ने दहेज नहीं मांगा हो। अब मालती की बेटी सुंदर भी है। अरे काहे की सुंदर, फेयर एंड लवली लगाती है, इसीलिए चेहरा चमकता रहता है। तू उसके बारे में इतना बुरा क्यों बोलती है? आज तक मालती ने किसी का कुछ बिगाड़ा भी नहीं है। सरला, तुझे कुछ नहीं पता, ये गरीब किसी के सगे नहीं होते, तुझे भी लूट कर खा जाएगी। विमला सरला के आगे मालती की बहुत बुराइयां करती है, लेकिन सरला को उसके बातों का बिल्कुल भी असर नहीं होता। ऐसे ही दिन बीतते हैं और मालती की बेटी का शादी का दिन नजदीक आने लगता है और सरला मालती की मदद करती है। वो शादी में नागपुर से हलवाई बुलवाती है तो दिल्ली से टेंट वालों को। सरला को मालती की मदद करता देख विमला को बहुत चिढ़ होती है और वो सरला के घर सुमन के पास जाती है। सुमन बहू, घर में तेरे सास है क्या? नहीं काकी जी, माँ जी तो मालती काकी के घर पर उनकी मदद करने के लिए गई हैं। तेरी सास को कितनी बार बोला है कि गरीब लोगों की मदद नहीं करनी चाहिए। आज पैसे की मदद ले लेंगे, अगर कल को पैसे वापस नहीं दे पाएंगे तो क्या करेगी? कोई बात नहीं काकी जी, गरीब कन्या की विवाह में मदद करना तो दान का काम होता है, एक तरह से कन्यादान भी मान लेंगे। ये दोनों सास बहू एक ही चक्के का आटा खाती है, दोनों को कितना भी बोल लो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्या हुआ काकी जी, आप क्या सोचने में लग गयी? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा चल मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम याद आ गया। विमला इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद मालती की बेटी का शादी का दिन आता है। मालती के घर में बहुत चहल पहल थी। एक तरफ अच्छे अच्छे पकवान बन रहे थे तो दूसरी तरफ बारातियों के स्वागत के लिए टेंट की व्यवस्था हो रही थी। तभी अचानक एक जोरदार तूफान आता है और टेंट के ऊपर बड़ा सा पेड़ गिर जाता है।
जिससे टेंट फट जाता है। कुछ देर बाद तूफान के रुकने के बाद मालती टेंट की हालत देखकर वहीं पर रोने लगती है। मालती की हालत देखकर विमला बहुत खुश होती है और सरला के घर जाती है। सरला कहाँ है तू? तुझे पता भी है मालती के साथ क्या हुआ है? क्या हो गया? अरे उसके घर में जो टेंट लगा था उसके ऊपर पेड़ गिर गया। मैं तो कहती हूँ बहुत अच्छा हुआ है। दूसरों की बेटी की चुगली करोगी तो यही होगा ना। कैसी बात कर रही है विमला? किसी की बेटी की शादी रुक रही है और तुझे ये सब अच्छा लग रहा है? वो तेरी तरह नहीं है। भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करते हैं? सरला विमला को बहुत सुना देती है और जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सुमन आती है और सरला को परेशान देखकर वो बोलती है, क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हो? बहू, मालती के घर में बारातियों के स्वागत के लिए जो टेंट लगा था उस पर पेड़ गिर गया है और टेंट पूरी तरह से फट भी गया है। उस बेचारी गरीब औरत का पता नहीं क्या हाल हो रहा है। अभी तो कोई और टेंट वाला भी नहीं आ रहा क्योंकि शादी का समय और सारे टेंट बुक है। बहुत बुरा हुआ माँ जी ये तो, लेकिन हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? अगर कुछ हो सकता है और बहुत सारी जोड़ जोड़ कर टेंट बना देंगे तो। सुमन की साड़ी वाली बात सुनकर सरला को अपनी बहू की 100 मीटर की साड़ी की याद आती है और वो कहती है, बहू एक काम कर, अपनी 100 मीटर वाली साड़ी निकाल कर ला। अब हम मालती की मदद करेंगे। पर माँ जी साड़ी का इससे क्या लेना देना? देख बहू, तेरी 100 मीटर की साड़ी हम लोगों में से कोई नहीं पहनता। वो बहुत समय से बस पुश्तैनी हो रही है। हम उसे साड़ी का टेंट बनाकर मालती की मदद करेंगे और हमें साड़ी के लिए कहने वाला भी कोई नहीं है, ना मेरी सास ना उनकी सास। सुमन सरला की बात से सहमत होती है और अपनी 100 मीटर की साड़ी से मालती की बेटी की शादी का टेंट बनाने के लिए दे देती है। उस टेंट को देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये साड़ी का बना है। ये सब देखकर मालती सरला के आगे हाथ जोड़ती है और शुक्रिया बोलती है। रात को बारात आती है और कुशल मंगल से शादी पूरी धूमधाम से हो जाती है और इस तरह से बहू की 100 मीटर की साड़ी से एक गरीब लड़की की शादी सफल होती है। सरला को हमेशा ही बातों को तोड़ मड़ोड़ कर बोलने की आदत थी, जिस वजह से वो किसी से बात नॉर्मल कर ही नहीं सकती थी। अरे विमला क्या बात है, आज गरीबों के घर कैसे आना हुआ? मैं तो बस हाल चाल लेने आई थी, बहुत दिन हो गए तुझसे मिले हुए। अरे तेरे ये मिलने की बात से याद आया, तुझे पता है अपनी जो पड़ोसन है ना कांता, आजकल उसके घर कबाड़ी वाले को आते जाते देखती हूँ। क्या बात कर रही है? इसका मतलब उस कबाड़ वाले के साथ कांता का चक्कर चल रहा है? हाँ, मुझे तब यकीन हो गया है जब मैं उस कबाड़ वाले को उसके घर से निकलते हुए देख रही थी। अरे अब तो मोहल्ले में रहना भी दुर्भर हो गया है। जाने लोगों को अपनी चीजें क्यों नहीं पसंद आती। ये भी कोई इश्क लड़ाने वाली उम्र है कांता की? बताओ बेटी, शादी की उम्र की होने को है तो अब कांता ये सब कर रही है। सरला बिना जाने समझे किसी भी बात को इतने अच्छे से मिर्च मसाला लगाकर बताया करती थी कि लोग भी उसे सच ही मान लिया करते थे। अब विमला सरला बातें कर ही रहे थे कि तभी सरला की बहू चाय पूछने आती है। बहू, अब ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? तुझे भी तो सोचना चाहिए था ना कि घर में कोई आया है तो मैं चाय ही पूछ लूं। जी माँ जी, मैं अभी लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए चाय। ये तो तू सही करती है सरला, बहू को ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ विमला, और तुझे भी मेरी आदत पता है कि मैं अपने घर में कितनी स्कूटर में रहती हूँ। क्या 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 बोली? स्कूटर में रहती है? ये क्या होता है? अरे मैं वो बोलना चाह रही थी जो होती नहीं है सास कड़क, क्या बोलते हैं उसे, याद नहीं आ रहा, सख्त सास, वही हूँ मैं। माँ जी वो स्ट्रिक्ट होता है। हाँ हाँ वही। मैं तो विमला को यही बता रही थी कि मैं अपनी बहू को बेटी मानती हूँ। हाँ विमला काकी, माँ जी एकदम ठीक कह रही है। माँ जी मुझे एकदम अपनी बेटी की तरह मानती है। बस इसे तो हर बात पर मिर्च मसाला लगाने की आदत है, बाकी तो इससे कुछ होता भी नहीं है, बड़बोली कहीं की। सरला को तो बाद में मिर्च मसाला लगाने की पुरानी आदत थी, लेकिन वो किसी भी बात को बोलकर बाद में मुकर भी जाया करती थी। एक रोज रात के समय विमला के घर सरला दूध वाले को जाते हुए देखती है। वैसे तो ये हमेशा से ही दूसरे की बुराई करने से नहीं थकती है। अब देखो कैसे रात के अंधेरे का फायदा उठाकर
इस दूध वाले को घर में बुला रही है। और तो और इसकी बहू भी नहीं है घर में। लेकिन मैं भी सरला हूँ, मोहल्ले का माहौल खराब नहीं होने दूंगी। अरे कोई तो मेरी विमला को बचाओ, कोई तो मदद करो मेरी। विमला, अरे ये तो सरला की आवाज है, लगता है वो मुझे मदद के लिए बुला रही है। लेकिन हुआ क्या है, मैं अभी आती हूँ भाई साहब। विमला मेरी पड़ोसन, तो ठीक तो है ना? विमला तू आज इतनी बड़ी मुसीबत से बचकर आई है। कहाँ है वो दूध वाला? अरे भला मुझ पर कौन सी मुसीबत आ गई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। देखा ना मोहल्ले वालों, जिससे हम इतने समय से दूध लेते आए हैं, वो विमला के घर से निकल रहा है। कल को ये किसी के घर में भी घुस सकता है। अरे सरला, ये सब तू क्या कह रही है, तुझे पता भी है? वो दूध वाला तो बस उधार के पैसे लेने आया था। अब तो सच बोल दे तू। पकड़ी गई है विमला, तू पकड़ी गई है। मुझे पता है तेरा उस दूध वाले का जो कुछ भी चल रहा है। मेरा और विमला का चक्कर चल रहा है और मुझे ही नहीं पता। ये तो विमला ने बड़ी ही नाइंसाफी की है। तू ये सब क्या बोले जा रही है? तुझे लगता है दौरे पड़े हुए हैं? मैंने तो पहले दूध वाले को घर इसलिए बुलाया था क्योंकि मुझे दूध का हिसाब करना था। बताओ विमला बहन, ये उम्मीद तो हमें भी नहीं थी। और ये दूध वाला कल से हमारे मोहल्ले में आए तो सब मिलकर इसके हाथ पैर तोड़ दो। अरे जब बदनाम ही हो रहा हूँ तो एक बार, बस एक बार अपनी विमला से तो मिल लूं। सरला, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू इतना बड़ा तमाशा करेगी। अब सरला तो विमला को बिना सोचे समझे सबके सामने बदनाम कर देती है और अपनी मिर्च मसाले वाली बातों से लोगों को इकट्ठा करती है, जिससे सभी को लगता है कि सच में विमला और उस दूध वाले का चक्कर चल रहा है। माँ जी, ये आपने क्या किया? मैं तो छत से सब देख रही थी। अरे बहू चुप करना, मुझे भी बाद में पता चला, लेकिन तब तक तो लोग मेरी बातों पर यकीन कर चुके थे। माँ जी, आपने विमला आंटी के साथ बिल्कुल भी सही नहीं किया। आपको बातों पर मिर्च मसाला लगाकर बोलने की आदत से आज विमला आंटी भरे मोहल्ले में बदनाम हुई है। बाकी देख लेना, वो आपसे अब बात तक नहीं करेगी। अरे कल जाकर मना लूंगी, तू चिंता ना कर। और बता, खाने में क्या बनाया है तूने? कितनी आसानी से कह रही है, खाना क्या बना है? दूसरा हो तो उसके गले से पानी न उतरे। अब नेहा भी अपनी सास को खाना देती है और सरला भी बड़े ही आराम से खाना खाती है। और अब अगली सुबह, अरे सुबह के 10 बजने को आए हैं, लेकिन विमला आज आई नहीं। लगता है मुझसे नाराज है, वरना इतना तो देखने आ ही जाती है इस समय कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। माँ जी, वो आपसे नाराज तो बहुत होंगी। आप ही उनकी एक लौती दोस्त है जिनसे वो इतनी बातें करती हैं। बहू तो घर का काम निपटा, मैं अभी आती हूँ विमला से मिलकर। इतना कहने के बाद सरला विमला के घर पहुंचती है तो देखती है कि विमला घर का काम करने में लगी हुई है। अरे विमला, तू कैसी है? लगता है रात वाली बात से तू मुझसे अभी तक नाराज है। देख, मुझे नहीं पता था कि वो दूध वाला तेरे घर क्यों आया था। अरे विमला, मान भी जा। देख, मैं तुझे ही मनाने आई हूँ। सरला, तुझे मैंने अपना दोस्त, अपना सब कुछ माना, लेकिन तूने जो मेरे साथ किया वो दुश्मन भी अपने दुश्मन के साथ ना करे। अच्छा माफ कर दे, अब से हम दोनों मिलकर किया करेंगे बातों पर मिर्च मसाला लगाने वाला काम। तो चलना, देर किस बात की है? अभी अभी मैंने कांता के घर कबाड़ वाले को जाते देखा है। ये हुई ना बात, अब तो तूने पुरपुर कर ही दिया कि तू अपनी है। अरे मैंने कब पुरपुर किया? मैंने तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अरे मैं वो नहीं कह रही हूँ, मेरे शब्दों पर ना जाया कर, जज्बातों को समझा करना। वो जो करके दिखाते हैं, साबित करते हैं, उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रूफ कहते हैं। ये मैंने अपनी बहू से सीखा है। अब विमला और सरला कांता के घर पहुंचते हैं और वहां जाते ही विमला कांता के घर के बाहर से ही शोर मचाकर मोहल्ले वालों को इकट्ठा कर लेती है। लो आ गई, रात का बदनाम हुआ सुबह नाम बनाने आ ही जाता है। क्यों विमला? अरे वो तो हमारे आपस की बात थी, अब किसकी बदनामी होगी वो सारा मोहल्ला देखेगा। कहाँ है वो कबाड़ वाला? निकाल उसे। देख रहे हो ना मोहल्ले वालों, कैसे कांता मोहल्ले को खराब कर रही है। अरे विमला एकदम ठीक कह रही है। बेशक रात में इसके साथ जो कुछ हुआ हो, लेकिन अब ये सुधर गई है और त्याग ही मनुष्य का सबसे बड़ा अस्त्र है। कितनी नौटंकी है सरला की बच्ची। एक पल में मुझे बदनाम करके एक पल में मुझे अच्छा बना दिया लोगों के सामने। अरे विमला बहन, आपके 200 रुपए कबाड़ के हैं और यहाँ इतनी भीड़ क्यों है?
मेरे घर की मरम्मत चल रही है, जिसकी वजह से कबाड़ वाले को आना जाना लगा रहता है। और तू खुद जैसी है, दूसरों को वैसा ही तो समझेगी ना। खबरदार, जो मेरे बारे में एक लफ्ज और बोला तो तू चाहे कितना भी बोल ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है। मेरा कोई काम हो तो बताना, मुझे बहुत काम है, मैं चलता हूँ। मोहल्ले वाले भी सरला और विमला के इस तमाशे से परेशान हो चुके थे और उधर कबाड़ वाले के जाने के बाद ही कांता भी अपने घर में चली जाती है और विमला और सरला एक दूसरे का मुंह देखते रह जाते हैं, क्योंकि उनके मोहल्ले वाले भी अब इनकी आदतों से वाकिफ हो चुके थे कि वो दोनों की बातों को सीरियस लेना ही छोड़ देती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।